अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद साजिद ज़हूर। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लीनियर अलजेब्रा का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसे हम कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो कर्नल क्या होता है, सबसे पहले हम इसे देखते हैं, इसकी डेफिनेशन करते हैं और उसके बाद इसी कर्नल को हम किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल फाइंड करेंगे और उसकी बेसिस और डायमेंशन को भी हम फाइंड करेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि एक्चुअली कर्नल होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, कर्नल जो है ये हमारे पास अगर f कोई भी लीनियर मैपिंग है तो इसके कर्नल को हम कर्नल इस नोटेशन के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका जो कर्नल है उसको हम इसके साथ डिनोट करते हैं और कर्नल हमारे पास ये सेट ऑफ एलिमेंट्स इन वी। ठीक है, मींस कि इस वी के वो वाले सारे एलिमेंट्स या उन एलिमेंट्स की कलेक्शन जिस पे आपकी मैपिंग जो है वो ज़ीरो पे मैप करे। ठीक है, जिस पे आपकी मैपिंग का इमेज या आउटपुट जो है वो ज़ीरो बन जाए। मींस के इस वी के वो वाले सारे वेक्टर्स जिस पे आपकी ये वाली मैपिंग एफ ऑफ वी ये ज़ीरो पे मैप कर जाए, तो देन हम इस टाइप की जो मैपिंग होगी उसको कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या कर्नल ऑफ गिवन मैपिंग कहेंगे। ठीक है, और इसको कर्नल ऑफ एफ से डिनोट करते हैं इस नोटेशन के साथ, और इस कंप्लीट सेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं कि आप वी में से कोई भी वी में से वो वाले वेक्टर्स ले लें जिस पे आपकी आउटपुट जो है वो ज़ीरो आ जाए। ठीक है, उन वेक्टर्स की कलेक्शन जो है वो हमारे पास कर्नल होती है। ठीक है, तो ये इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी। इसी के साथ हम इसमें लीनियर नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं कि ये क्या होती है। नलिटी को हम बेस सिंपली आप जो कर्नल की जो डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई है, अगर आप उस कर्नल की डायमेंशन फाइंड कर लें, ठीक है, आप अगर उस कर्नल की डायमेंशन फाइंड कर लें तो इसको हम नलिटी ऑफ एफ कहते हैं। ठीक है, तो कर्नल की डायमेंशन हम कैसे फाइंड करते हैं ये प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, आप इसी जो हमारी लीनियर अलजेब्रा की जो लेक्चर सीरीज़ है इसमें आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। उसमें हमने बेसिस डायमेंशन को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। तो आज के इस लेक्चर में हम कर्नल फाइंड करेंगे पहले और उसके बाद उस कर्नल की बेसिस और डायमेंशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कर्नल की जो डायमेंशन होती है उसी डायमेंशन को हम नलिटी ऑफ एफ कहते हैं। ठीक है, आपने कर्नल की सिंपली डायमेंशन फाइंड कर लेनी है, जो भी उसकी डायमेंशन होगी वही डायमेंशन हमारे पास नलिटी ऑफ एफ कहलाएगी। ठीक है, तो चलें मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ, एक एग्जांपल की मदद से इसका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवाता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक एग्जांपल मैंने लिखी है जिसमें f हमारी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो आर क्यूब से आर क्यूब में डिफ़ाइन की गई है और ये कुछ इस फॉर्म में डिफ़ाइन की गई है कि आप अगर f को x वाई z पे अप्लाई करते हैं तो इसकी आउटपुट जो है वो x प्लस 2y माइनस जी और y प्लस जी और x प्लस वाई माइनस जी इस फॉर्म में आती है। हमने इसकी बेसिस और डायमेंशन फाइंड करनी है, या इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि हमने इधर बेसिस और नलिटी ऑफ एफ फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक्चुअली आप डायमेंशन ऑफ एफ जो है वही हमारी नलिटी कहलाती है। तो इसका हम स्टार्ट हमने जो लेना है वो हमें पता है कि डेफिनेशन में जो कर्नल एफ़ की क्या डेफिनेशन है कि कर्नल ऑफ एफ़ जो हमारा होता है वो ज़ीरो वेक्टर्स पे मैप करता है। तो आप इधर से इसको लिख सकते हैं कि आपके पास एफ़ ऑफ वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, सबसे पहले हम एफ़ ऑफ वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो लेंगे। इस तरह से आपके पास जो भी वेक्टर्स आएंगे वो वाले सारे आपके कर्नल के वेक्टर्स होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने लिखा है कि एफ़ ऑफ वी, क्योंकि हमने कर्नल फाइंड करना है, कर्नल की डेफिनेशन हमने देखी, हमने कहा कि कर्नल आपके पास कर्नल के अंदर वो वाले एलिमेंट्स की कलेक्शन होती है जिस पे आपकी गिवन मैपिंग जो है वो ज़ीरो वेक्टर पे मैप करे। तो इधर मैंने एफ़ ऑफ वी इज इक्वल टू ज़ीरो ले लिया। अब एफ़ ऑफ वी का मतलब आपके पास ये जो ऊपर मैपिंग डिफ़ाइन की गई है वो है। ठीक है, तो मैंने एफ़ ऑफ वी की जगह पे ये वाली जो मैपिंग हमारे पास थी आउटपुट वो मैंने इधर पुट कर दिया, एक्स प्लस 2y माइनस जी एंड वाई प्लस जी एंड सो ऑन, और इक्वल में हमारा ज़ीरो वेक्टर है। अब ये वाला ज़ीरो वेक्टर ये हमारा ये भी आर क्यूब का ही वेक्टर है। तो आर क्यूब में जो ज़ीरो वेक्टर है वो हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं 0 0 एंड 0 की फॉर्म में। ठीक है, तो इधर आप दोनों साइड्स को इक्वेट करें तो ये हमारे पास x प्लस 2y माइनस जी इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट है ये फर्स्ट वाले ज़ीरो के इक्वल आ गया, सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड ज़ीरो के इक्वल आ गया, जो थर्ड एलिमेंट था वो थर्ड ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो इस तरह से हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया।
अब हमने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को एचुलन फॉर्म में रिड्यूस करना है। एचुलन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद हमने इसमें से चेक करना है कि कितने हमारे पास फ्री वेरिएबल्स आए हैं और कितने पिवट वेरिएबल्स आए हैं। ठीक है, तो फ्री वेरिएबल और पिवट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस हो चुका है, तो आप लोग काइंडली उस लेक्चर को पहले देखिएगा जिसमें पिवट एंड फ्री वेरिएबल को डिस्कस किया गया है। फिर क्योंकि इसी पिवट और फ्री वेरिएबल की मदद से ही हमने कर्नल जो है इसका वो फाइंड करना है। तो चले मैं अभी आपके सामने इसको एचुलन फॉर्म में रिड्यूस करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है सबसे पहले। तो ये आपके सामने था कि ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया था एक्स वाई जी। इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, मीन्स के इनके वेरिएबल्स का जो मैट्रिक्स है वो मैंने बना लिया। ठीक है, तो इसके जो कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स सॉरी बना लिया। तो इसके जो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो 1 2 -1, इसमें एक्स क्योंकि 0 है तो 0 1 1, और इसमें एक्स 1 है तो ये 1 1 और -2। ठीक है, इनके जो कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स था वो मैंने बनाया। अब इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को हमने एचुलन फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो एचुलन फॉर्म में रिड्यूस करने का मेथड भी हम कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो इसमें हमने इसमें फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाया, इसके नीचे वाले सारे नॉन ज़ीरो नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने 0 बनाना था। तो ये वाला इस जगह पे हमारा एलिमेंट 1 है, इसको 0 बनाने के लिए मैंने ऑपरेशन लगा दिया R3 - R1। तो ये इसमें से ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये 1 0 0 आ गया। इसी तरह से इसमें -1 -1 आ गया। अब इसके बाद इसमें ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है ये हमारा ऑलरेडी 1 बन चुका है। ठीक है, अब इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो इस -1 को 0 बनाने के लिए मैंने ऑपरेशन लगा दिया R3 + R2। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो लास्ट रो है हमारे पास वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद इसका मैंने अगेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर्म में लिखा। इसमें आ जाएगा ये x + 2y - z = 0। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट मींस के इसको दोबारा मैंने वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया और इसमें ये y + z = 0 आ गया। स्टूडेंट्स, इतना काम करने के बाद आप लोगों ने इन सब क्वेश्चन में ये देखना है कि आपके पास जो न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना है उसमें फ्री वेरिएबल्स कितने हैं। आपके पास उस न्यू सिस्टम के अंदर जितने फ्री वेरिएबल्स होंगे वही आपके जो सिस्टम होगा, वही आपका जो कर्नल होगा उसकी डायमेंशन होगी। ठीक है, तो इधर हमारे पास क्योंकि ओनली 1 फ्री वेरिएबल आया है जी। अब फ्री वेरिएबल और पिवट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट मैं प्रीवियस लेक्चर में दे चुका हूँ, इसलिए मैं इधर उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसमें हमारा जो फ्री वेरिएबल है वो जी है। तो इधर ये क्योंकि सिंगल फ्री वेरिएबल आया है तो इसीलिए हमारे जो नल्टी या कर्नल की डायमेंशन है वो 1 होगी। तो अब इधर जी क्योंकि फ्री वेरिएबल है इसके मीन्स इसका मतलब कि आप इधर जी को कोई भी वैल्यू अलॉट कर सकते हैं। तो मैंने इधर टेम्परेरीली जो जी को वैल्यू अलॉट की है वो मैंने जी को ए अलॉट कर दिया। ठीक है, तो अब ये हमने डायमेंशन या नल्टी इसकी फाइंड कर ली है। अब इसके बाद हमने कर्नल जो है उसकी बेसिस फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं इसकी बेसिस की तरफ। अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर बेसिस फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, सिंपल बेसिस के लिए आपने ये करना है कि इधर एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो एक्स वाई जी की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए जी तो क्योंकि हमारे पास फ्री वेरिएबल था, इसकी जगह पे आप कोई भी वैल्यू लॉट कर सकते हैं। तो मैंने इधर जनरल वैल्यू कोई भी जी = ए सपोज कर लिया। ठीक है, तो जब आप जी = ए को, ये मैंने इधर 2 इक्वेशंस बना ली हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो जब आप जी = ए इधर इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये y की वैल्यू हमारे पास -a आ जाएगी। ठीक है, ये z = a पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में तो y = -a आ जाएगा। और जब आप y और z दोनों की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने लिखी हुई है, इसमें जब आप पुट करेंगे तो इसमें x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2a - a = 0 और x आ जाएगा फाइनली 3a। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको मैंने वेक्टर के फॉर्म में लिख लिया x, y और z। x की वैल्यू मैंने ऊपर जो फाइंड किया है वो 3a पुट कर दी, इधर y की वैल्यू -a पुट कर दी और z की वैल्यू +a पुट कर दी। ठीक है, इसमें से a क्योंकि तीनों में से कॉमन आ रहा है, a को मैंने कॉमन लिया और बाकी हमारे पास ये 3 -1 और 1 रह गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो वेक्टर आ गया है ये वाला हमारे पास इसका बेसिस वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि डायमेंशन क्या होती है। डायमेंशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन इट्स बेसिस, बेसिस के अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं वो आपकी डायमेंशन कहलाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि
डायमेंशन अभी हम पीछे फाइंड कर चुके थे। ये देखें इधर हमने डायमेंशन फाइंड की है कि डायमेंशन इसकी 1 है, तो इसका मतलब है कि इसकी बेसिस के अंदर सिंगल 1 वेक्टर होगा। तो इसकी बेसिस के अंदर जो वेक्टर था वो हमने ये फाइंड कर लिया, 3 -1 और 1। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आपको सबको इसकी समझ आई होगी। इसको आप लोग बहुत से देखिएगा और इसमें जो चीज़ें ना समझें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको उस टॉपिक पे दोबारा वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।